नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम UGC नेट इतिहास विषय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तरों की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जनवरी 2017 के प्रथम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अंतिम 25 प्रश्नों यानी मध्यकालीन व आधुनिक भारतीय इतिहास के शानदार 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि काजियों के मार्गदर्शन के लिए प्रामाणिक कृति हनफी फ़िक़्ह से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था, उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो काजियों के मार्गदर्शन के लिए ये जो प्रामाणिक कृति हनफी फ़िक़्ह, उससे महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित कराने का जो काम औरंगजेब ने करवाया था, उस ग्रंथ का नाम है, आपको मैं बताऊँ, फतवा अल आलमगिरी। फतवा अल आलमगिरी उसका नाम है। यह एक ऐतिहासिक कृति है जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई थी। यह कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक एवं विस्तृत सार संग्रह माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि अबुल फजल ने किसे सादा लहू यानी कि एक सरल व्यक्ति बताया, सिंपल इंसान बताया है, क्योंकि उसने उस मूर्ति को खो जाने पर शोक मनाया था जिसकी वह पूजा करता था। मतलब जिसकी वह पूजा करे वो मूर्ति खो जाए तो उस पर काफ़ी शोक मनाया था। और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधा भक्त किया, मतलब रीति रिवाज पूरा मानता था। तो ये जो अबुल फजल साहब के जो विचार है, ये टोडरमल के बारे में विचार है। आप जानते हैं कि बादशाह अकबर ने 1579 ईस्वी में 10 प्रबंध को आरंभ किया था। यह प्रणाली अकबर के शासनकाल में 1571 से 80 यानी 10 वर्ष के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का एवरेज निकाल के यानी औसत निकाल के लागू किया गया था। और इस प्रणाली के अंतर्गत टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाला लगान का करीब 10 वर्ष का एवरेज निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। कालांतर में सुधार कर यानी समय के साथ सुधार कर इसे केवल स्थानीय कीमत को आधार बनाया गया, बल्कि मतलब कालांतर में इसे सुधार कर न केवल स्थानीय कीमत को आधार बनाया गया बल्कि कृषि उत्पादन वाले परगनों को विभिन्न कर घटकों में बांटा गया। अब किसान को भू राजस्व स्थानीय कीमत एवं स्थानीय उत्पादन के अनुसार से देना होता था। आईने 10 व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश होते उसे 4 भाग पोलज, परती, चाचर व बंजर में बांटा गया था। ये जो टोडरमल साहब थे, इससे पहले किसके काल दरबार में थे? तो इससे पहले वो शेरशाह सूरी के दरबार में भी थे। तो अब फिर हम बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न की ओर, जो कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो ये जो है, ये प्रश्न जो है, इसके विकल्प सारे गलत हैं। इसमें इसके जो कुछ विकल्प सही है उसके मैं आपको जवाब दे दूं कि जगन्नाथ पंडित, उनकी रचना है रस गंगाधर, और फिर कृष्णदेव की रचना जो है वो है पारसी प्रकाश, और सुक की रचना है राजा वली पताका। और ये जो बल्लाल सेन भोज प्रबंध वाला विकल्प है, ये बिल्कुल ही गलत विकल्प है। तो ये प्रश्न आया था जब, तो ये प्रश्न मतलब कि डिलीट हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि ये इसके विकल्प गलत हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से हुंडी के प्रकार या रूप नहीं है? तो आपको थोड़ा सा हुंडी के बारे में बता दूं कि मान लीजिए किसी को कर्ज की ज़रूरत है, यानी कि लोन सिस्टम में
हुंडी का बड़ा महत्व था। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है, इस देश में जब किसी को दूर कहीं धन ले जाना होता था तो बिना यात्रा एवं वाहन खर्च किए वह अपना धन क्या करता था, साहूकार को दे देता था तथा वह साहूकार धन के बदले लिखा हुआ कागज का टुकड़ा देता था, जिसे दिखाकर वह गंतव्य स्थान पर पहुंचकर पूरा धन वसूल सकता था। कागज का यह टुकड़ा हुंडी कहलाता था। मियादी तथा दर्शनी हुंडी के दो प्रकार है, यानी कि जो विकल्प 2 और 3 है, मियादी और हुंडी दर्शनी, ये दोनों हुंडी के प्रकार है। और पूछ रहा है कि कौन से हुंडी के प्रकार नहीं है, तो यानी विकल्प 1 और 4 जब्ती और फसलाना, ये क्या है, हुंडी के प्रकार नहीं है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब फिर बढ़ते हम 30 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक भवनों को उनका निर्माण के समय के अनुसार से दर्शाए। तो सबसे पहले इसमें होगा अटाला मस्जिद। ये देखिए अटाला मस्जिद जौनपुर, ये सबसे पहले होगा। इसका निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के काल में पूरा हुआ था। ये सबसे पहले होगा। इसका काल क्या है, 1408 ईस्वी, ये सबसे पहले। फिर इसके बाद शेर शाह का मकबरा, ये सासाराम बिहार में है। आपको बताऊं कि यह एक बड़े तालाब के बीच में बनवाया गया। पर्सी ब्राउन लिखते हैं, इसका प्रतिबिंब चलनशीलता का आभास देते हुए पूरी इमारत का अक्स पानी में उतारकर उसके आकार की वृद्धि कर देता है, यानी कि दुगुना कर देता है। एक ऊंचे समकोण चबूतरे पर स्थित होने के कारण इस अष्टकोणीय विशालकाय इमारत को ऊंचाई के साथ साथ ठोसपन भी प्राप्त होता है। शेर शाह के मकबरे की बहुत सी विशेषताओं का उपयोग कुछ संशोधनों के साथ ताजमहल में किया गया है। इसका निर्माण काल 1540 से 45 ईस्वी है। अब इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो हुमायूं का मकबरा का आता है। आपको बताओ कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ईरानी परंपरा हुमायूं के मकबरे में अभिव्यक्त हुई है, जिसका निर्माण उसकी विधवा हाजी बेगम ने शायद 1564 ईस्वी में आरंभ कराया और 8 साल में यह क्या हुआ था, पूरा हुआ था। लाल बलुए पत्थरों से बनी यह समकोण इमारत एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है। ईरानी विशेषता इसका दोहरा गुंबद है, जो सिकंदर लोदी के मकबरे में इस्तेमाल किया गया था। और सबसे अंत में होगा रबिया उद दौरानी का मकबरा। ये जो रबिया दौरानी जो है, रबिया दौरानी का मकबरा ये मतलब कि औरंगाबाद में है। इसका अन्य नाम क्या है, बीबी का मकबरा। इस मकबरे को 1660 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम, यानी जिसको मृत्यु उपरांत रबिया दुर्रानी कहा गया, इसी की याद में बनवाया था। तो ये जो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, इसका आपको बताओ कि विकल्प 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मुगल घराने में मुगल मुस्लिम थे और उसमें मतलब कि महिला, शाही घराने की महिला अपनी भूमि से, अपनी जागीर से गायों की चराई के लिए मतलब ज़मीन देना एक अपने आप में बड़े गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 31 नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प है हमीदा बानो बेगम, यानी कि हमीदा बानो बेगम ने ये मतलब गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से ज़मीन दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 32 नंबर प्रश्न की ओर हम बढ़े, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। बिल्कुल ये मतलब कि शीर्षस्थ अधिकारी जो होता था उसको फौजदार कहा जाता था। अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। नहीं, ये गलत है। फौजदार का कर्तव्य अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। तो सारे के सारे विकल्प सही है, सिर्फ 3 नंबर गलत है। अच्छा, औरंगजेब ने अपनी बातचीत के दौरान मिर्ज़ा मुकर्रम सफ़वी ने
औरंगजेब से अपनी बातचीत के दौरान मिर्ज़ा मुकर्रम सफ़वी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? तो आपको बताऊं कि औरंगजेब और संगीत के बारे में कुछ बातें बताओ कि ये जो पहला विकल्प है, संगीत मुब्बाह है, न वह अच्छा न बुरा है। ये औरंगजेब के ही मतलब कि कथन है। संगीत के बारे में औरंगजेब ने ही ये विचार प्रकट किया है मिर्ज़ा मुकर्रम सफ़वी के साथ। और मैं गायन और वाद्य संगीत को नापसंद करता हूँ, मतलब कि मैं गायन और वाद्य संगीत को नापसंद करता हूँ, ये कथन मतलब ये कथन गलत है। मैं बिना बांसुरी खासकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता और बांसुरी एकमत से प्रतिबंधित हराम है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मतलब कि 1, 3, 4 ये सारे विकल्प सही है। और ये जो 2 विकल्प गायन और वाद्य संगीत को नापसंद करते हुए क्यों गलत है, इसका मैं डिटेल देता हूँ आपको कि औरंगजेब जो था वो एक अच्छा वीणा वादक था। अपने शासन काल के प्रथम 10 वर्षों में उसने संगीत को प्रश्रय दिया, लेकिन अपने बढ़ते हुए शुद्धाचरणवाद और मितव्ययिता की गलत धारणा के कारण उसने अपने दरबार में संगीतज्ञों की छुट्टी कर दी, लेकिन वाद्य संगीत जारी रहा। वाद्य संगीत क्या हुआ, तब भी जारी रहा था। तो गायन और वाद्य संगीत को पसंद नहीं करता यानी नापसंद करता, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। 33 का विकल्प 4 सही है। तो ये जो मैंने आपको डिटेल दिया है कि अपने शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों में संगीत को प्रश्रय दिया था, बहुत बार नेट एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये जो मैंने ये सारे बातों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के बारे में, संगीत के बारे में कोई ना कोई प्रश्न रहता ही है कि वो जो संगीत का मतलब जनाजा निकलवाया था तो फिर भी संगीत को पसंद करता है। तो ये सब बड़े इम्पोर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य है, हमेशा ख्याल रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में सजाए। तो आपको बताओ, सबसे पहले आगरा के किले में दीवाने आम होगा। आगरा के किले में दीवाने आम, ये जो हमारा विकल्प 1 है। अब ये बताओ कि अकबर द्वारा आगरा के किले में बनवाए गए दीवाने आम को शाहजहां ने तुड़वाकर 1641 से 40 ईस्वी में पुनर्निर्माण करवाया था। यह आगरा के किले में संगमरमर से निर्मित प्रथम भवन है। ये सबसे पहले हो गया। और फिर उसके बाद होगा भाई साहब ताजमहल। ये आप जानते हैं कि ताजमहल मुमताज़ महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की याद में शाहजहां ने बनवाया था। कई लोगों की सलाह मिली थी इसके ढांचा किस प्रकार होगा, तो उसके आधार पर लकड़ी का नमूना बनाया गया था, उसी पर ताजमहल बनाया गया। इसकी ताजमहल की रूपरेखा जेरोनिमो वेरेनियो नामक इतालवी यात्री ने तैयार की थी और वास्तुकारों में उस्ताद ईसा एकदी व लाहौर निवासी उस्ताद अहमद शामिल थे। 1633 के करीब बनना आरंभ हुआ था और 1655 में जाके करीब लगभग पूर्ण ये हुआ था। और फिर इसके बाद देखेंगे ये जो तीसरे में आएंगे, ये तो ताजमहल हो गया दूसरा। और फिर तीसरा नंबर पे आएगा वो है मोती मस्जिद। ये जो मोती मस्जिद है यह शाहजहां के अधीन इस मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के अधीन मस्जिद का निर्माण भी चरम परिणति को तैयार हुआ। 2 सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद। आगरा का मोती मस्जिद ताज की तरह ही यानी ताजमहल की तरह ही ये जो मोती मस्जिद है वह पूर्णतः संगमरमर से बना है। और सबसे अंतिम में होगा जामा मस्जिद। ये जो मतलब कि ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। जामा मस्जिद शाहजहाबाद, ये दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1647 से 56 के बीच करवाया गया था। और यह क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये जो हमारा 34 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में किस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत में दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया। इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 इसका अन्य नाम है। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड
एलन बरो। अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए हमारा कह रहा है कि भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये जो कथन है कि अभिजात वर्गीय यानी उच्च वर्गों के लोगों को, राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। और मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो 36 नंबर प्रश्न है उसका विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ए सही है पर आर गलत है। निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के संबंध थे? तो सर विलियम ली बर्नर ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के संबंध थे। अब फिर बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित आयोगों को कालानुक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले जो होगा वो आपका कैंपेबल आयोग होगा। ये 1866-67 में उड़ीसा में अकाल की जांच के हेतु गठित हुआ था। इस आयोग में ने माना था कि केवल स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। फिर दूसरे नंबर पे होगा स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग 1878-80 में इस आयोग की सिफारिश थी कि ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है, सक्षम लोगों को काम दिया जाए और अशक्त लोगों को भोजन दिया जाए तथा प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। फिर है लॉयल आयोग 1897 ईस्वी। इसमें मतलब इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट की और लचीलापन लाने की दृष्टि से परिवर्तन की अनुशंसा की थी। और सबसे अंत में है मैकडोनल्ड आयोग 1900 ईस्वी में। इसमें जो है इस आयोग ने सिफारिश की थी कि अकाल सहायता तथा अनुदान में दी गई सहायता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाए। और इस आयोग ने नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी थी। तो इस हिसाब से 38 नंबर प्रश्न का हमारा विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते अगले प्रश्न। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। इसमें अल्पायु श्रमिकों के संरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यह उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर प्रतिबंध था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित थी। 1881 ईस्वी की इस अधिनियम के तहत प्रतिदिन घंटे का आराम एवं महीने में आपको बताओ कि कुछ छुट्टियों, शायद 9 छुट्टियों का प्रावधान था। और ये जो है ये लॉर्ड रिपन के टाइम में लागू हुआ था। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो आपको बताओ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह ने की। इसमें मोहसिन उल मुल्क आगा खां तथा नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना का निर्णय किया गया था। तो ये जो 40 नंबर प्रश्न है इसमें विकल्प 2 भारतीय मुसलमान के राजनीतिक अधिकारों एवं हितों के ब्रिटिश सरकार के समक्ष पैरवी करना। 3 भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना को प्रोत्साहित करना। और विकल्प 4 अन्य समुदाय के प्रति मुसलमानों में किसी प्रकार के विद्वेष की भावना को रोकना। ये सारे मतलब कि उद्देश्य थे। पर भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रसारित करना या प्रचारित करना ये इसका उद्देश्य नहीं था, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब फिर बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? तो अखिल भारतीय ये जो मतलब कि खिलाफत कमेटी के बारे में पूछ रहा है, तो गांधी जी ने खिलाफत को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था।
17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था। 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ। गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो जो 41 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प हमारा 3 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शौकत अली, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी खिलाफत कमेटी के सदस्य थे, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन नहीं थे। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। नेता और संगठन का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताओ कि जो MC राजा थे, MC राजा, इनका हो जाएगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। एक ही मिले जुले नाम है, इसका मैं अभी डिटेल देता हूँ, पूरा नोट करिएगा, एग्जाम में कभी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूज करिएगा, क्योंकि सब एक ही तरह का नाम है। तो ये जो दलितों को अपना संगठन देश स्तर पर दलितों ने अपना मतलब अलग अलग संगठन देश के स्तर पर तब बनाया जब 1920 ईस्वी में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस कोल्हापुर राजा की अध्यक्षता में हुआ। इसका महत्व यह था कि पहली बार देश के स्तर पर बैठक हुई और 1926 ईस्वी में, ये जो हमारा पहला विकल्प है उसके परिप्रेक्ष्य में, 1926 ईस्वी में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनी। इसके अध्यक्ष MC राजा व उपाध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया। ठीक, अब जो हमारा दूसरा विकल्प है जगजीवन राम, इनका होगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। देखिए 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना की, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग। अब है C विकल्प BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर का होगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस। ये देखिए 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। 1930 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया था। निम्न जातीय कुल में पैदा हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर जाति प्रथा व छुआछूत से ये लड़ते रहे थे। और फिर जो हमारा अंतिम विकल्प है गांधी जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ का निर्माण किया था। जाति प्रथा का विरोध व अछूतोद्धार आंदोलन आधुनिक काल में खूब चले थे। गांधी जी ने इस क्षेत्र में बड़ा प्रयास किया तथा अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन मतलब भगवान का जन, यानी भगवान का आदमी। उन्होंने हरिजन नामक पत्र का भी संपादन किया। उन्होंने हरिजन के कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ नामक संस्था की स्थापना की। संभवतः गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हरिजन समस्या की ओर जन साधारण का ध्यान खींचा था, या खींचने में सफलता पूरी बहुत हद तक पाई थी। तो जो 42 नंबर प्रश्न है इसका विकल्प B यानी 2 सही जवाब हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो ये जो अधिनियम था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित 1935 ईस्वी का अधिनियम संवैधानिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना इस अधिनियम का क्रांतिकारी एवं सराहनीय कदम था। तो लेकिन इस अधिनियम की आलोचना भी की गई थी। यह अधिनियम अविश्वास पर आधारित था क्योंकि इसमें आरक्षण एवं संरक्षण की व्यवस्था की समस्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को दी गई थी। ये लोग निरंकुश थे। इस अधिनियम के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अधिनियम उस मोटर के समान है जिसमें केवल ब्रेक है, इंजन तो है ही नहीं। उन्होंने इस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर भी कहा था। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1932 ईस्वी के ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई थी? 21 जुलाई से 20 अगस्त 1932 को कनाडा के ओटावा में आयोजित ब्रिटिश इंपीरियल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस यानी ओटावा कॉन्फ्रेंस में एक समझौता हुआ और कॉमनवेल्थ फॉक्स आदि की स्थापना हुई। 1932 ईस्वी के ओटावा व्यापार समझौते की निंदा
कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है, यह कहकर की थी। ये थे हमारे JL नेहरू, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। अब फिर हम बढ़ते अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? तो दिनसा पेतित, अली इमाम, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और SM परांजपे नहीं, VS श्रीनिवास शास्त्री, ये तीनों लिबरल पार्टी के सदस्य थे। यानी कि विकल्प 1 to 4 ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ऐसे पूछ रहा नहीं थे, तो SM परांजपे लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं थे। आपको बताओ, SM परांजपे का पूरा नाम है शिवराम महादेव परांजपे। 1864 से 1929 इनका काल है। ये मराठी प्रतिभाशाली साहित्यकार, वक्ता, पत्रकार एवं ध्येयनिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने काल नामक साप्ताहिक द्वारा महाराष्ट्र में ब्रिटानी शासन के विरुद्ध जनचेतना के निर्माण में सफलता पाई थी। तो यहाँ पे विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा, सदस्य नहीं था। पूछ रहा है 46 नंबर है कि राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? राष्ट्र राज्य होने के लिए एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, ये बिल्कुल है शर्त। एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय राज्य होता है जिसका क्षेत्र एक निश्चित सीमा हो, बाउंड्री हो उसके पास। एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता है। बिल्कुल, हमारे भारत मान लीजिए एक राष्ट्र है या जो भी राष्ट्र सब है, तो उसमें, और भारत तो है ही, तो इसमें पूछ रहा है कि जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं आकांक्षा से निर्धारित होता हो, मतलब पूरे राष्ट्र के जो अलग सभ्यता संस्कृति है उसके अनुसार से तो कानून व्यवस्था भी है। तो ये भी कथन सही है। एक राष्ट्र राज्य के व्यक्ति होता है, ये कथन गलत है। अब हम फिर बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्रियों की पूर्ण समानता की गारंटी देता है? तो समता एवं समानता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 को बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि कानून के समक्ष समानता, सबके लिए एक समान कानून बनाना है, समान रूप से लागू करना है, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, स्त्री या पुरुष। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी कि लिंग, यानी कि कोई स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की से कोई मतलब नहीं, सभी क्या है, कानून के समक्ष समान है। तो स्त्री और पुरुष के पूर्ण समानता की गारंटी जो है अनुच्छेद 14 व 15 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट प्रश्न है, एकदम गौर से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि बड़ा उपनिवेशवाद। तो सांप्रदायिकवाद जो होता है ये बहुत बुरी चीज़ है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को बेकार मानना, ये गलत बात है। हमें क्या है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहिए पर दूसरे धर्म को भी बुरा नहीं समझना चाहिए। सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। यही विचार हमारे शहीद वीर भगत सिंह जी का भी था। तो ये जो विचार जो कर रहा है, ये जो उच्च विचार है, ये वीर भगत सिंह जी के है। ये अक्सर कहा करते थे कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, हमेशा सबको ज़हन में रखना चाहिए। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो आपको बताओ कि 22 दिसंबर 1953 ईस्वी में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन का गठन हुआ था, यानी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता
आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया, जिसके बाद 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास हुआ। इसके तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में ही बम्बई को विभाजित कर महाराष्ट्र व गुजरात का गठन हुआ। तो इसमें जो है सो विकल्प 4 जो है शशिपाद बनर्जी, ये इसके सदस्य नहीं थे। आपको बताओ कि शशिपाद बनर्जी कौन थे। तो शशिपाद बनर्जी एक ब्रह्म समाजी समाज सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता के बड़ा नगर नामक उपनगर में बंगाली पटसन मजदूरों को निःशुल्क सलाह देने का काम किया था, जो कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटी की आरंभ थे। और शशिपाद बनर्जी रात्रि पाठशालाएँ, क्लब, मद्य निषेध समाज व भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका भी चलाते थे। कब? 1874 ईस्वी में। अब फिर हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा तथा प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की? तो प्रत्यक्षवाद दर्शन के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित हो, यानी यह केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही विश्वसनीय व प्रामाणिक मानता। कौन? प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने अपनी रचनाओं कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी 1842 तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी 1851 में यानी इसकी व्याख्या की थी। इसी कारण काम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है। तो इस तरह से आज ये हमारा जनवरी 2017 के अंतिम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम समाप्त हुआ। यहाँ हमने मध्यकालीन व आधुनिक भारतीय इतिहास के शानदार 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया। आपको बताओ कि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर हिंदी माध्यम से, तो हमारे चैनल पे उसके मुश्किल से मुश्किल टॉपिक जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, संचार कम्युनिकेशन और फिर आईसीटी जैसे सारे टॉपिक पर एकदम आसान से आसान भाषा में वीडियो मौजूद है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे जाके आप वीडियो देखें और अपने पेपर 1 को उतना ही मजबूत बनाएं, क्योंकि पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है। अगर आप जीआरएफ या नेट करना चाहते हैं तो दोनों पेपर पे बराबर ध्यान दें। और साथ ही में आपको पेपर 2 इतिहास में आपको अन्य सालों के जो वीडियो देखने हैं, करीब सारे सालों के 10-15 साल के वीडियो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। वहाँ पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज पूरा सीरीज ही अवेलेबल है। पूरे इतिहास का संपूर्ण रिवीजन कर लीजिए। जो सो रहे हैं या कोई हाउसवाइफ काम कर रही है तो उनको अगर डायरेक्ट स्क्रीन पर देखने की फुर्सत नहीं है, तो काम करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को फुल साउंड में कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। मैं ऐसे व्याख्या करता हूँ कि आपको काम करते हुए भी आपके अपने इतिहास विषय का रिवीजन होता रहेगा। तो इस तरह से आप मध्यकालीन भारत के अन्य वीडियो जैसे कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आगे इल्तुतमिश, बलबन या जलालुद्दीन खिलजी, इन सब के बारे में एकदम आसान भाषा में वीडियो मौजूद है मध्यकालीन भारत का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों पे बराबर ध्यान दीजिए, घरों में रहिए और अपना ख्याल रखिए। और एग्ज़ाम की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, उसकी जिम्मेवारी हम पे है। बस आप तैयारी पे अपना ध्यान दीजिए और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार अपना जीआरएफ एकदम से फिक्स कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही जो लोग चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 तथा पेपर 2 इतिहास की वीडियो एकदम आसान भाषा में मिल सके। तो अपने प्रसिद्ध नारे के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब की बार जीआरएफ परिवार। धन्यवाद।